हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सोल वाले स्टूडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ इनकम टैक्स रेगुलर स्टूडेंट्स पेपर। देखो, मैंने काफ़ी ज़्यादा एनालाइज किया और मेरे को ये बात रियलाइज़ हुई कि जो सोल का पेपर होता है ना, वो रेगुलर के पेपर जैसा ही होता है, बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। तो अगर आप एक सोल के स्टूडेंट हो और इनकम टैक्स का आपका पेपर है, तो आप रेगुलर का ये सॉल्यूशन ज़रूर करके जाओ। पूरा मैं आपको यहाँ वीडियो में सॉल्यूशन करा रही हूँ, लेकिन सिर्फ देख के नहीं जाना है कि हाँ वीडियो खोली और देख लिया बस बैठ के बेड पे लेट के, ये नहीं करना है। कैलकुलेटर, पेन, कॉपी लेके बैठो, साथ में सॉल्व करो, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका था, income of the previous year is taxable in a immediate succeeding assessment year. Do you agree with the statement and give the exceptions? ये आपका 6 मार्क्स में आया हुआ था। तो देखो, yes I agree with the statement। क्यों? क्योंकि जनरल रूल क्या होता है इनकम टैक्स का, कि जो भी इनकम होती है प्रीवियस ईयर की, वो असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर के बाद जो ईयर आता है दैट इज असेसमेंट ईयर। ठीक है, उसमें वो टैक्सेबल होती है। ओके, अब देखो ना, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है। मान लो प्रीवियस ईयर हमारा 2024-25 था, तो असेसमेंट की ईयर क्या होगा, इसका नेक्स्ट ईयर 2025 एंड 26 जो भी हमने अर्निंग की होगी इस ईयर में, वो हमारी इस वाले ईयर में टैक्सेबल होगी। लेकिन इसके कुछ एग्जेम्पशन भी हैं। पहला एग्जेम्पशन क्या है, इनकम ऑफ द नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस। अगर कोई एक नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस है, वहां से कोई भी इनकम जनरेट हो रही है, तो वो उसी वाले ईयर में टैक्सेबल हो जाती है जिसमें वो अर्न करी जाती है, मतलब प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाती है। देखो, ये नॉन रेजिडेंट शिपिंग ऑनर पे अप्लाई होता है, जो कि पैसेंजर गुड्स वगैरह कैरी करता है इंडिया के पोर्ट से। अब टैक्स ना पहले ही रिकवर कर लिया जाता है इन लोगों से शिप लीव करने से पहले। मतलब एक बार तुम खुद बताओ, इंडिया के पोर्ट से अगर शिप चला गया तो फिर आप कहाँ ढूंढोगे उसे, समुद्र में? तो पहले ही उनसे टैक्स ले लिया जाता है, उसके बाद ही शिप को बोला जाता है कि अब आप शिप ले जा सकते हो। देन नेक्स्ट एग्जेम्पशन होती है पर्सनल लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर कोई पर्सन हमेशा के लिए भारत छोड़ के जा रहा होता है, कि बहुत लंबे समय के लिए भारत से जा रहा होता है, तो असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, जिस दिन वो जा रहा है उस डेट तक की जो भी इनकम होती है उस पर टैक्स कैलकुलेट करके उसे बता देता है और उससे वो टैक्स जमा करवाता है जाने से पहले। देन एक्सेप्शन थर्ड, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म्ड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल डिसॉल्व होने वाली है आने वाले ईयर में, या इसी वाले ईयर में डिसॉल्व होने वाली है, तो उसके डिसोल्यूशन से पहले जो भी उसकी इनकम होती है उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। ठीक है, उसको असिस्ट कर लिया जाता है। देन एक्सेप्शन फोर क्या है, डिसकंटिन्यूड बिजनेस और अ प्रोफेशन। अगर कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो बिगनिंग से लेके, ईयर के बिगनिंग से लेके, बिजनेस के बिगनिंग से नहीं, ईयर के बिगनिंग से लेके जब तक वो डिसकंटिन्यू हो रहा है उस डेट तक की जो भी इनकम होती है उसको असेस कर लिया जाता है इमीडिएटली, नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं किया जाता है। देन एक्सेप्शन फाइव क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्स। अगर कोई पर्सन अपने नाम की जो प्रॉपर्टी है वह किसी और को ट्रांसफर कर रहा है ताकि वो टैक्स लाइबिलिटी से बच पाए, और ये बात एसएससी ऑफिसर को पता चल गई, तो वो फटाफट तभी टैक्स लगा देता है उस पर, तभी उसका असेसमेंट कर देता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट थे। पहला पार्ट आपका थ्योरेटिकल था जो मैंने आपको करा दिया, और पार्ट सेकंड आपका प्रैक्टिकल है जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, फिर इसका सॉल्यूशन मैं आपको समझाऊंगी। देखो, शिक्षा एक इंडियन सिटीजन है जो एक जनरल मैनेजर की तरह काम कर रही है इस कंपनी में 2016 से। ठीक है, वो फॉरेन कंट्री जाती रहती है इंश्योरेंस के काम के लिए। अब प्रीवियस ईयर 2024-25 में वो इंडिया में रही है 183 डेज के लिए। ठीक है, और 2016-17 से पहले उसने कभी भी, मतलब जब से उसने जॉब कर रही है उससे पहले से कभी उसने इंडिया नहीं छोड़ा है। तब से वो इंडिया में रहती है, लेकिन जब से जॉब कर रही है तभी वो फॉरेन कंट्री में जाना उसने शुरू करा है। उसका जो स्टे है प्रीवियस ईयर्स में 2016 से लेके 24 तक, वो यहाँ पे दे रखा है कि कितने दिन वो किस ईयर में रुकी है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है कि उसने ना अपनी जो इनकम है प्रीवियस ईयर की वो भी सबमिट करी है, कि प्रीवियस ईयर में उसे क्या क्या इनकम हुई है। ये पूरी इनकम आप देख सकते हो, मैंने क्वेश्चन पेपर का ही पार्ट यहाँ पे अटैच करा है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस पहले तो, फिर उसके बाद टैक्सेबल इनकम कितनी होगी असेसमेंट ईयर 2025-26 में। ठीक है, 2025-26 का मतलब क्या है कि जो हमारी प्रीवियस ईयर है 2024-25 उसमें जो इनकम हुई है उसमें से कितनी इनकम टैक्सेबल होगी। आई होप आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर काफी क्लियर है। ठीक है, नाउ
बिफोर मूविंग टू द सॉल्यूशन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने अभी तक जो बेसिक प्रोविजंस हैं वो नहीं देखी हैं, एक बार भी इनकम टैक्स नहीं पढ़ा है, तो पहले वो पढ़ के आ जाओ, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें इसमें समझना है। मैं वैसे पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझा दूं सारे क्वेश्चंस, बट स्टिल ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका जो आया था ना वो 12 नंबर के लिए आया था, यहाँ पे मार्किंग स्कीम भी दे रखी है। अब इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। रेजिडेंशियल स्टेटस की ना सेक्शन 6 के अंडर दो बेसिक कंडीशन है। पहला, या तो कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर स्टे करा हो 182 डेज से ज़्यादा प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर मतलब 2024 और 25 हमारे वाले केस में, जो हमारा मतलब क्वेश्चन है उस केस में, ठीक है। या फिर वो प्रीवियस ईयर में 60 दिन इंडिया के अंदर रहा हो, 60 दिन से ज़्यादा, और पिछले 4 साल में, एंड मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और पिछले 4 साल में 365 डेज से ज़्यादा इंडिया में रुका हो, ठीक है। अब ये जो केस है, मतलब हमारा जो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि प्रीवियस ईयर में वो 183 डेज रुकी है इंडिया में। इसका मतलब क्या है कि हमारी पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, वो रेजिडेंट, मतलब वो रेजिडेंट तो है इंडिया की। अब एक बार जब हम रेजिडेंट निकाल लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम देख पाएंगे कि कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी और कौन सी नहीं टैक्सेबल होगी इंडिया के अंदर। तो देखो, रेजिडेंट और रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो ध्यान रखना, ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एक नहीं हुई तो भी काम चल जाएगा, नहीं, दोनों होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि पिछले 10 साल में, प्रीवियस ईयर के पिछले 10 साल में, मतलब प्रीवियस ईयर क्या है हमारा 24-25 है, तो पिछले 10 साल कब से काउंट होंगे, 2023-24 से। ये पहला मतलब 10वां ईयर है, फिर 9वां 8वां इस तरीके से पीछे काउंट होंगे। इन पिछले 10 साल में कम से कम 2 बार वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए पर्सन, ठीक है। और उसके अलावा जो पिछले 7 साल हैं उसके अंदर 730 डेज से ज़्यादा पर्सन इंडिया के अंदर स्टे करा होना चाहिए, ठीक है। अब हम पहले देखते हैं कि क्या हमारी पहली कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो देखो, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2016-17 से पहले ये जो शिक्षा है, ये जो पर्सन है, वो कभी भी इंडिया से बाहर नहीं गई है। इसका मतलब क्या है कि पिछले 10 साल में वो 2 बार रेजिडेंट आराम से रही गई होगी, ठीक है। दूसरी बात, जो सेकंड कंडीशन है उसके अंदर क्या होता है कि 7 साल तक पिछले वो 730 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रही होनी चाहिए। तो पिछले 7 साल कौन से होंगे, 2023-24 से लेकर 17-18 तक। अब इस चीज़ के लिए, इस कैलकुलेशन के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये जो डेटा दे रखा है, ये जो डेटा दे रखा है, ठीक है, क्योंकि यही 10 साल बैठ रहे हैं प्रॉपर, है ना। तो अब हम इन सबको ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन में दिया है, यहाँ पे हम इन सबको ऐड करेंगे, 150, 170, 80, ये सारे डेज को हमने ऐड किया। कैलकुलेटर है ना आप लोगों के पास, ऐड करो। ये जो टोटल आएगा वो 728 डेज आ रहा है, जो कि कम है 730 से। इसका मतलब क्या है कि सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि ये जो लेडी दे रखी है ये सिर्फ रेजिडेंटल है, ठीक है, और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। अब इतनी बात हमें पता चल गई, हमें ये पता चल गया कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। अब हमसे पूछा और क्या गया था कि टोटल इनकम कितनी टैक्सेबल होगी असेसमेंट ईयर 2025-6 में, वो भी हमें बतानी है। तो देखो, अगर कोई पर्सन जो है वो रेजिडेंट है बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, मतलब नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो उस केस में ये सारी इनकम टैक्सेबल होती हैं। कौन कौन सी, पहली वो इनकम जो रिसीव हुई है या रिसीव होनी वाली है, होनी चाहिए थी इंडिया के अंदर। दूसरी, जो इंडिया से ही एक्वायर की गई है या अराइज हुई है इंडिया के अंदर ही, ठीक है। दूसरी, तीसरी, जो इनकम जो है वो बिजनेस और प्रोफेशन से अराइज हुई है, लेकिन वो बिजनेस और प्रोफेशन जो है वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। फॉरेन इनकम जो अर्न और रिसीव बाहर करी गई है इंडिया से, वो टैक्सेबल नहीं होती इंडिया के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं टैक्सेबिलिटी। अब हमें क्या करना है, अब ये जो पार्ट इसका दे रखा है क्वेश्चन का, ये अब हम इसका यूज करेंगे एक एक करके, ठीक है। देखेंगे कि कौन कौन सी इसमें से टैक्सेबल है। चलो तो शुरू करते हैं। देखो, जो उसने सैलरी रिसीव करी है लाइफ इंश्योरेंस से, ये पूरी की पूरी टैक्सेबल है, क्योंकि ये पूरी अर्न और रिसीव दोनों चीज़ इंडिया में करी गई है, ठीक है। दूसरा, जो कैश गिफ्ट इसने रिसीव किया है फ्रेंड से बर्थडे पार्टी में 1 लाख का,
वो भी पूरा टैक्सेबल है इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के अंदर ही रिसीव किया गया है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो गिफ्ट है वो नॉन रिलेटिव से हुआ है और 50,000 से ऊपर है, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ये पूरी की पूरा जो गिफ्ट का अमाउंट होता है वो टैक्सेबल होता है अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो गया अमाउंट, ठीक है। उसके बाद जो डिविडेंड रिसीव किया गया है इंडियन कंपनी से वो भी पूरा टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो एक्रू और रिसीव भी इंडिया में ही करा गया है। देन कैपिटल गेन ऑन अ हाउस प्रॉपर्टी इन दुबई। देखो, ये प्रॉपर्टी पहले तो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, ठीक है। ये जो इनकम एक्रू करी गई है वो भी आउटसाइड इंडिया करी गई है। अगर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी होती है ना, तो उस केस में ये डिटरमाइन करने के लिए कि वो टैक्सेबल होगी इंडिया में या नहीं, पहली चीज़ तो आप ये देखो कि क्या वो प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है। अगर वो इंडिया के अंदर है फिर तो वो टैक्सेबल है ही इंडिया के अंदर। अगर वो नहीं है तो फिर आपको ये देखना है कि क्या जो इनकम है वो एक्रूड करी गई है इंडिया के अंदर। अब देखो, दोनों ही कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये पूरी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, ये पूरे 5 लाख टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद नॉन टैक्सेबल टू नॉन रेजिडेंट हमें पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? रेंट फ्रॉम फ्लैट इन मुंबई। देखो, ये जो हाउस प्रॉपर्टी है वो मुंबई में सिचुएटेड है, मतलब इंडिया के अंदर, तो पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी, सिंपल। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन अमेरिकन डेवलपमेंट बॉन्ड, ये 50,000 का इंटरेस्ट इसे मिला है अमेरिकन डेवलपमेंट बॉन्ड से। अब इसका क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 50% रिसीव हुआ है इंडिया के अंदर। तो देखो, अगर सिर्फ 50% इंडिया के अंदर इसका रिसीव हुआ है तो 50% ही टैक्सेबल होगा, बाकी का नहीं टैक्सेबल होगा, तो सिर्फ 25,000 टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब सारी इनकम हमें पता चल गई है कौन सी टैक्सेबल है कौन सी नहीं है। हम इन सबको हम ऐड कर देंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, डिविडेंड, इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है, तो टोटल हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी वो 16 लाख रुपए आ जाएगी, ठीक है। इतना क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरीके से क्वेश्चन आता है। देखो कैसे क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, बी पार्ट, फिर और ए पार्ट और बी पार्ट। क्या तो आप ऊपर वाले 2 पार्ट अटेंड करोगे या नीचे वाले 2 पार्ट अटेंड करोगे। ऊपर वाले 2 पार्ट हमने समझ लिए हैं, अब जो नीचे वाले इसमें 2 पार्ट आए थे उसको हम पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था, व्हाट इज परमानेंट अकाउंट नंबर स्टेट फॉर ट्रांजेक्शन, जहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर बताना जरूरी है। तो देखो, परमानेंट अकाउंट नंबर क्या है, ये कॉमनली इसको पैन कहते हैं, पैन कार्ड, पैन नंबर, तुमने सुना होगा। ये 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमरिक नंबर होता है। अल्फा न्यूमरिक मतलब अल्फाबेट भी होता है और नंबर भी होता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया इसको इशू करता है हर एक टैक्स पेयर को। ये क्या करता है, ये टैक्स पेयर को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है और ये लाइफ टाइम वैलिड रहता है। इसकी हेल्प से ही जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ट्रैक कर पाता है किसी भी टैक्स पेयर के, और टैक्स इन्वेशन से भी बचाता है, ठीक है। अब 4 ऐसे इसमें पूछे हुए थे कि 4 ऐसे ट्रांजैक्शन बता दो जहाँ पे पैन कार्ड की ज़रूरत हो। तो 4 ऐसे ट्रांजैक्शन है, परचेज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, परचेज और सेल ऑफ मोटर व्हीकल एंड पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स और फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब इसके बी पार्ट पे आ जाते हैं। इसका बी पार्ट भी हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, हमें इसे सॉल्व करना था। क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्षा एक इंडियन सिटीजन है जो सेटल हो गई है सिंगापुर में 1 अप्रैल 2008 को ये सिंगापुर में सेटल हो गई है, ठीक है। तब से ये वहीं रह रही है। वो उसने इंडिया विजिट ही नहीं करा है तब से। उसके बाद उसकी इनकम दे रखी है। इनकम क्या है? इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड इन सिंगापुर, सिंगापुर में ही रिसीव हुई है, वहीं एक्रूड हुई है। दूसरा, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो इंदौर में सिचुएटेड है, अमाउंट रिसीव्ड इन कोटक महिंद्रा बैंक इंदौर ब्रांच में। इनकम अराइजिंग इन सिंगापुर फ्रॉम अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया एंड डिविडेंड फ्रॉम टाटा लिमिटेड जो कि एक इंडियन कंपनी है। अब हमसे बोला गया है कि हमें डिटरमाइन करना है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस और उसकी टैक्सेबल इनकम जो प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल है, ठीक है। दूसरी, व्हाट वुड बी योर आंसर अगर इनकम जो सिंगापुर में अराइज हुई है फ्रॉम अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया वो 2 लाख हो जाए 12 लाख की जगह, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये बताना है। उसके अलावा विल योर आंसर चेंज अगर जो वर्षा है वो ब्रिटिश सिटीजन हो इंस्टेड ऑफ इंडियन सिटीजन, तो क्या आपका आंसर चेंज होगा। और ये पूरा क्वेश्चन 12 नंबर में आता है। तो देखो, सबसे पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए आप साफ साफ देख सकते हो कि हमारी वो 182 डेज वाली कंडीशन लगती है, ठीक है, जो कि यहाँ सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है प्रीवियस ईयर में, क्योंकि वो तो इंडिया आई नहीं। उसके अलावा जो दूसरी हमारी कंडीशन है वो 60 डेज वाली है और 365 डेज वाली, वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि वो तो आई ही नहीं है पूरे, मतलब 2008 से वो इंडिया में आई नहीं,
ठीक है, तो ये कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि जो वर्षा है वो नॉन रेजिडेंट है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी इनकम उसकी टैक्सेबल होंगी। तो सबसे पहले इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड इन सिंगापुर। अब जब ये इनकम रिसीव और अक्रूड सिंगापुर में ही हुई है तो ये टैक्सेबल होगी ही नहीं इंडिया में। ठीक है, उसके अलावा जो रेंट है फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंदौर। अब देखो मैंने क्या बताया था ऊपर कि प्रॉपर्टी अगर इंडिया में सिचुएटेड है और अमाउंट जो है वो भी हमें एक्रू किया गया है, मतलब जो हमें मिला है वो इंडियन बैंक के थ्रू या इंडिया में ही एक्रू हुआ है, तो वो टैक्सेबल होता है। तो यहाँ साफ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये अमाउंट टैक्सेबल होगा। उसके बाद इनकम अराइज हुई है सिंगापुर में लेकिन वो प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है, तो ये इनकम भी टैक्सेबल होगी क्योंकि ये जो प्रोफेशन है वो इंडिया में सेटअप है, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो ये इनकम भी टैक्सेबल होगी। उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम टाटा लिमिटेड। टाटा लिमिटेड इंडियन कंपनी है, तो जो डिविडेंड है वो अराइज तो इंडिया में ही हो रहा है, तो ये भी टैक्सेबल होगा। इसका मतलब ये एंड ये, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर में फटाफट वैल्यू निकालो और देखो कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो आंसर आपका जो आएगा वो यहाँ पे कंप्यूट करके आएगा 29 लाख। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट था कि अगर प्रोफेशनल इनकम जो है वो 12 लाख की जगह 2 लाख हो जाए तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा। पहले यहाँ पे 12 लाख हम ले रहे थे, अब यहाँ पे हम 2 लाख लेंगे, तो पहले यहाँ पे 29 लाख था और यहाँ पे अब 19 लाख आ जाएगा, बस इतना फ़र्क है। उसके बाद यहाँ बोला गया था थर्ड पार्ट में कि अगर वर्षा ब्रिटिश सिटीजन होती तो क्या कोई फ़र्क पड़ता? एक चीज ध्यान रखना, रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। रेजिडेंशियल स्टेटस इस बात से डिराइव नहीं होता कि आप सिटीजन हो या नहीं, ये इस बात से देखा जाता है कि आप फिजिकली इंडिया में कितने टाइम आपने स्टे किया है इन अ प्रीवियस ईयर, और हर साल का अलग अलग कैलकुलेट होता है रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और हमारी जो इनकम रहती है वो सेम ही तरीके से कैलकुलेट होती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। ये थ्योरी क्वेश्चन था। आप देख सकते हो कि आपके क्वेश्चन पेपर में ना थ्योरी क्वेश्चन भी काफ़ी आए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि थ्योरी को छोड़ के चले जाओ, पढ़ना ही नहीं है। और अगर आपको चाहिए कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं थ्योरी कवर कराऊं आपकी, तो कमेंट कर देना, मैं थ्योरी भी आपकी जल्द से जल्द कवर करा दूंगी। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। लिस्ट डाउन 6 एग्जेम्प्टेड इनकम अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। हमें 6 एग्जेम्प्टेड इनकम बतानी है सेक्शन 10 के अंदर। तो देखो, पहली है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम मतलब वो जो एग्रीकल्चर से आपने अराइज हुई हो, लाइक आपने क्रॉप कल्टीवेट करी हो, उसको बेच दिया हो, या फिर आपकी एग्रीकल्चर लैंड से आपको रेंट आया हो, तो वो सब जो होती है ना एग्जेम्प्ट होती है। देन शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म। अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं और वहां से आपको कोई प्रॉफिट मिला है, ठीक है, तो वो प्रॉफिट जो होता है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है। देन नेक्स्ट इज ग्रेचुटी रिसीव बाय द एम्प्लॉयर। अगर ग्रेचुटी कोई एम्प्लॉयर रिसीव करता है, ग्रेचुटी कब रिसीव होती है? रिटायरमेंट पे, रेजिग्नेशन पे, डेथ पे, तो वो एग्जेम्प्ट होती है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 के अंदर। अब आप ये बोल रहे सोच रहे होंगे कि मैम इतने सेक्शन सब सेक्शन याद कैसे रहेंगे? गाइस, मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको सारे सब सेक्शन याद रहने चाहिए। जितने रहते हैं ठीक है, नहीं रहते तो सेक्शन की कोई दिक्कत नहीं है, बट ये याद रहना चाहिए, ये जो हेडिंग है ये याद रहनी चाहिए आपको। अब देखो, यहाँ पे जो ग्रेचुटी रिसीव है ना वो एग्जाम तो है लेकिन कुछ कंडीशन के अंडर। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस एग्जाम लिख के आ जाओ, ये चीज़ भी लिख के आना। जैसे कि अगर ग्रेचुटी रिसीव करी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने तो वो तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है, बट अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी कुछ कंडीशन है कि कितनी एग्जाम्प्ट होगी, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, देन लीव ट्रेवल अलाउंस। लीव ट्रेवल अलाउंस रिसीव किया जाता है एम्प्लॉय के द्वारा और ये पूरा एग्जाम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(5) सब्जेक्ट टू कंडीशन। कुछ कंडीशन हुए सब्जेक्ट टू कंडीशन, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ लिख कर आनी है वरना एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है। देन नेक्स्ट इज स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जा रही है ताकि आप अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सको, तो वो चीज़ पूरी एग्जाम्प्ट है। ठीक है, देन इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर कुछ देखो, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्पेसिफाइड मैंने तभी मेंशन किया है कि ज़रूरी नहीं कि सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऐसी होती है कि उन पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 15। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वेयर वी रिक्वायर द कैलकुलेशन। अब इसको ना ध्यान से देखना, ये कैलकुलेटिव पार्ट है और इसको मैं काफ़ी डिटेल में समझाने वाली हूँ। अगर आपने प्रोविजन नहीं भी पढ़ी है तो आपको क्लियर हो जाए इस एम से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर राज हैं, तो मिस्टर राज की एज है 55 ईयर। ठीक है,
वो सनशाइन लिमिटेड में डायरेक्टर की पोस्ट पे काम करता है, ठीक है। और उसने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन सबमिट करी है फॉर द प्रीवियस ईयर 2024-25 की। अब ये देख लो एक बारी, इसके अंदर बेसिक सैलरी दे रखी है मंथली की, कमीशन दे रखा है, फिर एरियर दे रखा है, मतलब ये बोनस पहले रिसीव नहीं हुआ था, अब रिसीव हुआ है, और ये पहले टैक्स भी नहीं किया गया था। ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रखा है, और ये पर मंथ दे रखा है, बट ये तो टोटल दे रखा है, ठीक है। उसके अलावा दे रखा है कि एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है, एजुकेशन अलाउंस दिया जा रहा है चिल्ड्रन का मंथली। 3 बच्चे हैं और हर एक का अलग अलग दिया जा रहा है, ठीक है। और कितना दिया जा रहा है? 1000 पर मंथ, ठीक है। नाउ इनकम टैक्स पेनल्टी पेड बाय द एम्प्लॉयर, इनकम टैक्स पेनल्टी पेड की है कि एम्प्लॉयर ने मिस्टर राज के बिहाफ पे 8000 की। उसके अलावा टी कॉफ़ी है, रिम्बर्समेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गैस बिल जो है, और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है इसका, उसका रिम्बर्समेंट दे रखा है। इतना टोटल बिल इतना था, इतने में से इतना रिम्बर्स हो गया, ठीक है। अब ना फटाफट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर क्वेश्चन मैं आपको बीच बीच में दिखाती रहूँगी, सॉल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है हमें सैलरी हेड के अंदर। हमारा बेसिक सैलरी आ गया, बेसिक सैलरी मंथली 80,000 दे रखी थी, 12 से मल्टीप्लाई कर दी, हमारा 9,60,000 आ गया। उसके बाद कमीशन दे रखा था 20,000 जो मंथली था, 12 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। हमारा एरियर बोनस था, मतलब ये बोनस जो है वो पिछली बारी टैक्सेबल नहीं हुआ तो इस बार ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। ये टोटल में दे रखा था, मंथ में नहीं था तो डायरेक्टली लिख दिया, इतना कैलकुलेट हुआ। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रखा था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 5,000 मंथली दे रखा था, तो मल्टीप्लाई बाय 12 किया। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ एग्जेम्पशन मिलेगी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दिस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो इसका मैंने वर्किंग नोट बनाया नीचे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसे कैसे कैलकुलेट करना। और गाइस आपको भी ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन करना है कि ऊपर पूरी ऐसे टेबल बना के आनी है और नीचे उसका वर्किंग नोट करना है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि 1,000 रुपये पर चिल्ड्रन मिल रहा था, कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे, पर मंथ मिल रहा था तो 12 से मल्टीप्लाई कर दी, आंसर क्या आया? 36,000। अब आपकी जो एग्जेम्पशन होती है ना अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 रूल 2BB के अंदर, तो उसके अंदर क्या है कि 2 बच्चों तक मैक्सिमम पर मंथ 100 रुपये आपके एग्जेम्प्ट होते हैं एज एन अलाउंस, ठीक है। तो टू चिल्ड्रन 100 रुपीज़, पूरे साल के कितने हो गए? 2,400, ठीक है। इतना आपका एग्जेम्प्ट है, इतना आपको मिल रहा है, इतना एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना होगा? 33,600, ठीक है। समझ आया? ये एक बार रिवाइंड करके देख लेना अगर समझ नहीं आया तो, वैसे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ये प्रोविजन होती है, ये प्रोविजन याद रखना कि जो मैक्सिमम एग्जेम्पशन होती है वो 2 चिल्ड्रन तक अलाउ होती है, वो भी 100 रुपीज़ पर मंथ की बस, ठीक है। यहाँ पे 3 चिल्ड्रन था तो उतना अमाउंट हम माइनस करके बाकी का टैक्सेबल हो जाता है, तो ये हमारा अमाउंट यहाँ पे टैक्सेबल हो गया। देन इनकम टैक्स जो पेड करा है एम्प्लॉयर ने, यहाँ पे क्वेश्चन में था ना कि पेड किया गया है इनकम टैक्स पेनल्टी, वो एम्प्लॉयर ने पेड करी है तो वो पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी, उसका तो कोई एग्जाम्पशन नहीं है। फिर फ्री टी एंड कॉफ़ी, ये जो है ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है, ऑफिस आवर्स के टाइम पे, ऑफिस आवर्स के टाइम पे इसलिए फ्री है। उसके अलावा रिम्बर्समेंट जो किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो रिम्बर्समेंट करा है ना, ये वाली वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है ये कि पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी जो भी रिम्बर्समेंट करा गया, ठीक है। उसके बाद आता है ये 3 जो है, ये सॉरी 2, ये 2 हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो चलो देखते हैं, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है कि ये पूरी टैक्सेबल होगी। अब रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन का देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होगी, वर्किंग नोट पे चलते हैं। देखो जो रेंट फ्री अकोमोडेशन होती है ना, उसकी कैलकुलेशन के लिए आपको सबसे पहले पॉपुलेशन देखनी होती है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 25 लाख है, ठीक है। उस पॉपुलेशन के हिसाब से परसेंटेज दी होती है, मतलब जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर पॉपुलेशन के हिसाब से परसेंटेज दे रखी है कि कितने % ऑफ सैलरी जो है वो आपको एज अ टैक्सेबल लेनी है फॉर अ रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब ये सैलरी का मतलब ये टोटल सैलरी नहीं है, इसके अंदर क्या क्या आता है? एक तो बेसिक सैलरी आएगी, कमीशन, एरियर बोनस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सिर्फ ये आएगा, ठीक है। ये आपने कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे पॉपुलेशन 25 लाख दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 15% ऑफ द सैलरी हमें लेना है। गाइस पॉपुलेशन यहाँ 25 लाख है, आपके क्वेश्चन में कुछ और भी हो सकती है, तो उस हिसाब से आपको परसेंटेज लेनी पड़ेगी। एक बार इस चार्ट को अच्छे से देख के चले जाना, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये आपकी जो सैलरी थी
इसका 15% निकालो, कैलकुलेट करो कैलकुलेटर में, आपके पास आंसर आएगा 211500। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन खत्म नहीं हुई है। अब ये आपने अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की निकाल दी, बट इसके बाद आपको जो फर्नीचर है ना उसकी वैल्यू भी इसमें ऐड करनी है। अब उसके लिए क्या करना है, एक बार आप ना क्वेश्चन को देखो, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो रेंट है एयर कंडीशन का वो डायरेक्टली 12,000 यहाँ पे दे रखा है। तो आपको अगर रेंट दे रखा है एयर कंडीशन का तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये रेंट डायरेक्टली ऐड कर देना है। और जो कॉस्ट है फर्नीचर की वो दे रखी है जो एम्प्लॉयर ने पे करी थी जब उसको परचेस किया था। अब क्योंकि ये रेंट नहीं है, वो कॉस्ट है जो पे करी थी पूरे फर्नीचर की, ठीक है, परचेस करते टाइम, तो इसमें आपको चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो फर्नीचर की कॉस्ट है ना उसका 10% लेना है और उसको ऐड करना है फॉर अ टैक्स, ठीक है। तो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का अमाउंट, हमने फर्नीचर का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया और रेंट कैलकुलेट कर लिया। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, दिस ऐड 4800 प्लस 12,000, जो टोटल आएगा हमारा वो हमारा टैक्सेबल अमाउंट होगा। ये जो टोटल है हमारा दिस इज आवर टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। और ये अमाउंट अब हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन में लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा है कि कंसेक्शनल सेल ऑफ कंप्यूटर। अब एक बार ना क्वेश्चन देखो, ये पॉइंट पढ़ते हैं उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ लिखा है कि मिस्टर राज ने कंप्यूटर परचेस किया था, परचेस अ कंप्यूटर फ्रॉम एम्प्लॉयर कंपनी, ठीक है। मिस्टर राज परचेस अ कंप्यूटर फ्रॉम एम्प्लॉयर की कंपनी से उन्होंने कंप्यूटर परचेस किया था इस डेट पे 10,000 का, ठीक है। कंप्यूटर जो था वो ओरिजिनली परचेस हुआ है, मतलब कंपनी से मिस्टर राज ने परचेस किया, जब कंपनी ने परचेस किया था वो 2021 में किया था, वो भी 60,000 का, ठीक है। अब ये इतनी बात समझ आई, अब देखते हैं इसकी कैलकुलेशन होनी कैसे है। देखो यहाँ पे ना प्रोविजन है कि आपको क्या करना होता है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही प्रोविजन है कि अगर कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप दिया गया है बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है, जब से एम्प्लॉयर ने इसे परचेस किया है तब से लेके जब तक उसने एम्प्लॉय को बेचा है उस पूरे टाइम पीरियड का हर साल इस पे डेप्रीसिएशन लगता है, वो भी रिटर्न डाउन वैल्यू पे, और कितने परसेंट का, 50% का। तो अब हम क्या करेंगे, ये 60,000 पे हर बार डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है वो 7,500 आ रही है, बट एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉय को दिया है वो 10,000 का दिया है। इसका मतलब एम्प्लॉय का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अब एम्प्लॉय का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ है तो कोई परक्विसिटी नहीं है, ये टैक्सेबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं लगाया है, ठीक है। अब मेरी यहाँ तक ग्रॉस सैलरी हो गई है कैलकुलेट सारे कॉलम को ऐड करके। इसके बाद हमारी एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 50,000 की, वो पहले हम कर देंगे तो हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई। अब इसके बाद यहाँ पे ना एक चीज़ और लिखी गई थी क्वेश्चन में कि राज ने 30,000 पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट कर दिया, ये होती है एग्जेम्पशन अंडर द सेक्शन 80C। तो अब हम 50,000 के बाद जो अमाउंट आया है उसमें से ये 30,000 एज अ सेक्शन ऑफ 80C माइनस करेंगे, हमारी टोटल इनकम ये है, और यही हमें क्वेश्चन में निकालना था, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन के और पार्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अवेलेबल ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सेकेंड इफ एसएससी इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। अगर एसएससी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर कवर नहीं है तो ग्रेच्युटी का ट्रीटमेंट क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखो ग्रेच्युटी पार्शली एग्जाम्प्ट होगी, पार्शली टैक्सेबल होगी, और कितनी एग्जाम्प्ट होगी, ये जो तीनों कंडीशन हम कैलकुलेट करेंगे इसमें से जो सबसे कम अमाउंट आएगा उतनी एग्जाम्पशन मिलेगी। अब इसको ना पूरा डिटेल में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको जब ये पीडीएफ मिलेगी तो आप इसे एक बार पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसमें कुछ ऐसी कैलकुलेशन नहीं है, बस चीज़ें समझानी थी। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन जहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी है। मिस्टर कृष्णा इज अ सीनियर सेल्स मैनेजर इन श्याम कॉर्पोरेशन लिमिटेड फ्रॉम 1/4/2005 से वो जो वहाँ पे काम कर रहा है बंदा। ही सबमिट इज सैलरी डिटेल ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे बेसिक सैलरी लिखी हुई है एज ऑन 1/4/2024 से, कितनी सैलरी मिल रही है, डीए दिया हुआ है, ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह इसमें दिए हुए हैं। अब हमें ना कैलकुलेट करना है टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरी अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारी बेसिक सैलरी हम लेंगे ना वो 9 महीने की लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड है वो 9 महीने ही बैठेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है 1 अप्रैल, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 अप्रैल से दिसंबर तक का देख रहे हैं, तो यहाँ पे 9 मंथ बैठेगा, तो इसलिए हम 9 मंथ की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने
पूरी सैलरी को मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, डीएनएस अलाउंस को पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, फुल्ली टैक्सेबल होगा। ट्रैवलिंग अलाउंस एंड मेडिकल अलाउंस। गाइस अगर आपको लगता है कि ये 9 मंथ वाली अजम्पशन हमारी सही नहीं बैठ रही, मेरे को 12 मंथ लेना है, तो आपको बस यहाँ से 12 मंथ की मल्टीप्लाई कर देनी होगी, और जो भी आप अज्यूम करोगे, जो भी आप उस अजम्पशन में लिख कर आ जाओ कि वी आर अज्यूमिंग कि 9 मंथ है फ्रॉम 1 अप्रैल टू दिसंबर, या फिर हमारा 1 अप्रैल टू दिस टाइम कितने मंथ आप ले रहे हो, ठीक है। या आप कर सकते हो, एग्जामिशन में आप लिख के आ सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस भी पूरा टैक्सेबल होगा, मेडिकल अलाउंस भी पूरा टैक्सेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे कॉलम दे रखा है पेंशन का। देखो पेंशन वहाँ पे लिखी है कि जनवरी से मार्च तक की है, मतलब 3 महीने की है, तो मंथली पेंशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन आफ्टर है रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट में क्वेश्चन में दिया है कि ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर हो रखा है। ग्रेचुटी कितनी रिसीव करी है, 14 लाख की। अब हमें इसमें से देखना है कि कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो देखो कितना एग्जेम्प्ट होता है, ये 3 कंडीशन में जो सबसे कम आता है ना उतना एग्जेम्प्ट करते हैं, ठीक है। एक्चुअल ग्रेचुटी जो रिसीव करी, स्टैट्यूटरी लिमिट, और 15 डे सैलरी ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यहाँ पे ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मतलब जितने साल उसने सर्विस कंप्लीट करी है, यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन हो रखी है। अब अगर आपको ये देखना हो कि मैम 26 से क्यों डिवाइड करा है, क्योंकि ये माना जाता है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट ये मानता है कि एक महीने में 26 दिन ही इंसान जो है काम करता है। वर्किंग डेज 26 डेज के होते हैं, क्योंकि वो 4 संडे जो है उनको कैलकुलेट नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से डिवाइड किया हुआ है। देन यहाँ पे हमारी जो टैक्सेबल ग्रेजुटी एग्जेम्प्ट ग्रेजुटी है वो 6,69,231 आ जाएगी। टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारी इतनी टैक्सेबल ग्रेजुटी है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड एक्यूमुलेटेड बैलेंस कितना है, 10 लाख का, लेकिन जहाँ पे जो सर्विस पीरियड है वो 5 साल से ज़्यादा है और रिटायरमेंट पे ये प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इस पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। देन उसके बाद जो है वो लीव इनकैशमेंट के बारे में बोला गया है कि लीव इनकैशमेंट कराई है, नॉन गवर्नमेंट या एम्प्लॉय है। तो देखो सैलरी कितनी रिसीव हुई, लीव सैलरी 8,48,000 है। अब इसकी एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, इन चारों में से जो सबसे कम होगी उतने की एग्जेम्पशन मिलेगी, या तो एक्चुअल लीव सैलरी या फिर 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। और इस एवरेज सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी और डीए होता है, वो भी वो जो पार्ट फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। दैट इज मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना 40%, here in the question 40% पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो टोटल डीए नहीं लेंगे, सिर्फ 40% ही लेंगे जब यहाँ पे हम अपनी एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेंगे लीव इनकैशमेंट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। देन कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड लीव, ये भी बहुत ज़्यादा आएगा जब आप कैलकुलेट करोगे तो, और स्टैट्यूटरी लिमिट। तो इन चारों में से जो सबसे कम है वो कितना है, 3 लाख, उतने का एग्जेम्पशन मिल जाएगा और बाकी का अमाउंट हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारा जो सैलरी था बिफोर बेनिफिट जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया था वो ये आया था। इसके बाद हम इसमें इतनी की पेंशन ऐड करेंगे, ग्रेचुटी जो टैक्सेबल है वो ऐड करेंगे, लीव इनकैशमेंट जो टैक्सेबल हमने ऊपर कैलकुलेट किया है वो ऐड करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो है टोटल ग्रॉस सैलरी आ गया। अब न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, तो हम इसमें से ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की माइनस कर देंगे, हमारे पास आ गई टोटल इनकम दिस, और यही हमें कैलकुलेट करनी थी। गाइस हो सकता है कि आपको लगा हो कि मैम ने काफ़ी जल्दी समझा दिया, इतना पता नहीं चल रहा है। देखो अगर मैं इसको बहुत डिटेल में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाऊँ ना तो वीडियो 2 घंटे से भी ऊपर की जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक एक प्रोविज़न आपको पता है कि कितनी डिटेल है, लेकिन मैंने पूरा डिटेल सॉल्यूशन ये बना रखा है, आप इसको ले लेना, आराम से देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। वहाँ पे अगर आपको पढ़ते टाइम कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे लिख देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। First part, briefly explain the provision pertaining to exemption of capital gain against the investment in certain bond under the section 54 EC of the Income Tax Act। इसमें बोला है कि आपको वो सारी प्रोविजन एक्सप्लेन करनी है जो कैपिटल गेन के ऊपर मिलती है, मतलब कैपिटल गेन जब आप इन्वेस्ट कर देते हो, जैसे आपने लैंड या बिल्डिंग बेची तो आपको कैपिटल गेन हुआ, वो आपने इन्वेस्ट कर दिया कहीं बॉन्ड वगैरह में, तो सेक्शन 54 EC के अंडर आपको जो एग्जेम्पशन मिलती है वो आपको बतानी है। तो देखो ये जो सेक्शन है ना वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर लगता है। जब आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, वो आपने एक बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, स्पेसिफिक बॉन्ड में जब आपने इस गेन को इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद जो आपको गेन आता है ना यहाँ, उसमें सिर्फ एग्जेम्पशन प्रोवाइड करी जाती है। जैसे कि
वो स्पेसिफिक बॉन्ड क्या है, पहले तो ये समझो। स्पेसिफिक बॉन्ड मतलब लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड बॉन्ड जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इशू करती है या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इशू करती है, सिर्फ उसी के केस में आपको एग्जम्पशन मिलती है। टाइम लिमिट क्या होती है कि जिस दिन आपको गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ आपको, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करी होनी चाहिए, ठीक है। एग्जेम्पशन कितना मिलता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन या फिर जितना आपने इन्वेस्ट करा है स्पेसिफाइड बॉन्ड में, ठीक है। लॉक इन पीरियड क्या होता है, लॉक इन पीरियड होता है 5 ईयर का। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन है जिससे हमें कैलकुलेशन करनी है। मिस्टर रमन इज अ जीएसटी ऑफिसर एट जयपुर, ही ऑन 2 रेजिडेंशियल हाउस एट दिल्ली एंड जयपुर। अब जो मिस्टर रमन है वो जयपुर में रहता है, अब उसके पास 2 घर है, एक दिल्ली के अंदर एक जयपुर के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन दे रखा है घर का, ये अलग अलग डेट है। पर्पस दे रखा है कि दिल्ली वाला हाउस तो लेंट आउट पे ही है, लेकिन जयपुर वाला हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड था 30 नवंबर तक 2024 तक, ठीक है। उसके बाद फिर शायद ये लेंट आउट पे। म्यूनसिपल वैल्यू जो है वो दे रखी है। उसके बाद म्यूनसिपल टैक्सेस कितना लगेगा, 10% ऑफ द म्यूनसिपल वैल्यू एंड 8% ऑफ द म्यूनसिपल वैल्यू, वो भी दे रखा है। एक्चुअल रेंट पर मंथ का दे रखा है क्योंकि ये रेंट पे था, ये नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम म्यूनसिपल वैल्यू एक्चुअल रेंट क्यों दे रखा है, क्योंकि इसी की हेल्प से आपकी जो घर की ग्रॉस वैल्यू होती है वो कैलकुलेट होती है। अभी हम देखेंगे सॉल्यूशन के अंदर। इसके बाद रिपेयर कराया था तो उसकी एक्सपेंस दे रखी है। फिर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था एसबीआई से, वो लोन दे रखा है कि कितने का लोन था, 10 लाख का लोन था। अब इस लोन पे जो इंटरेस्ट लगा है वो दे रखा है कि 12% पर एनम इस लोन पे इंटरेस्ट लग रहा है। डेट ऑफ बोरिंग लोन अमाउंट, किस दिन ये बोरो किया था, 2022 में लिया गया था, और लास्ट डेट जो थी रिपेमेंट की वो है 31/3/2035, ठीक है। इसके अलावा कुछ नीचे डिटेल दे रखी है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2024-25 के टाइम पे उसने 2 लाख रुपए जो है, हाँ इट्स 2 लाख रुपीज जो है वो एसबीआई को वापस करे, जिस जो कि उसने लिया था लोन कंस्ट्रक्शन करने के लिए हाउस 2। अभी हमने ऊपर देखा, इसमें से जो 90,000 थे वो इंटरेस्ट के दिए और बाकी का जो अमाउंट था वो प्रिंसिपल को रिपे करने के लिए दिया। देन उसका ट्रांसफर हो गया गुजरात के अंदर और अब वो गवर्नमेंट फ्लैट में रिसाइड कर रहा है। With the effect of 1st 12/2024 he lent out his Jaipur house for a monthly rent of the 20,000। देखो यहाँ पे अभी हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड था नवंबर एंड तक, और यहाँ पे दे रखा है कि दिसंबर से मतलब अगले ही दिन से ये जो घर था वो लेंट आउट कर दिया गया और उसका मंथली रेंट जो है वो 20,000 रुपये। अब हमें क्या करना है, उसकी इनकम निकालनी है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। गाइस जब भी आप क्वेश्चन करके आओगे ना, ध्यान रखना न्यू टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम है, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब चलो कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम दिल्ली वाले घर का निकालते हैं। दिल्ली वाला घर पूरा लेंट आउट था पूरे साल, तो हमें पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम देखेंगे म्यूनसिपल वैल्यू और एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट हमारा मंथली दे रखा था 30,000, तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, हमारा एनुअल रेंट आ गया, ठीक है। अब इसमें से जो भी हाइयर होगा वो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनेगी, ठीक है। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से नेट एनुअल वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए क्या करना है, हमें इसमें से म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस करने हैं, और म्यूनसिपल टैक्सेस की परसेंटेज क्या थी, 10%। तो हमें क्या करना है कि जो हमारी म्यूनसिपल वैल्यू है, गाइस ग्रॉस वैल्यू की 10% नहीं, म्यूनसिपल वैल्यू की जो 10% है वो हम इसमें से माइनस कर देंगे एंड वी विल गेट 3,36,000, ठीक है। अब ये हमारी आ गई इनकम नेट एनुअल वैल्यू फ्रॉम द डेली हाउस। अब इसके बाद हमारी जो नेट एनुअल वैल्यू है उसमें से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है, 30% ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू, 30%। इसका 30% निकाल के हमने कर दिया माइनस, और बाकी का जो अमाउंट बचा वो आ गया हमारा इनकम फ्रॉम हाउस 1 दिल्ली, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन समझ आई। अब चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा हाउस जो था वो जयपुर का है, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है नवंबर तक और फिर लेंट आउट कर दिया। ये बात तो मैंने आपको अभी बताई दिया। अब क्योंकि प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर और एक्चुअली लेंट है 4 महीने के लिए, ठीक है, तो हम क्या मानेंगे कि इसकी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, जैसे ऊपर वाले में तो हमने क्या किया, म्यूनसिपल वैल्यू और इसको कंपेयर करके रखा, इसमें हम डायरेक्टली मानेंगे कि इसकी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है ना वो एक्चुअल रेंट होगी फॉर द लेंट आउट पीरियड। लेंट आउट पीरियड कितना है, 4 महीने का। 1 महीने का रेंट 20,000 रुपये, 4 महीने का रेंट कितना हो गया, 80,000 रुपये, ठीक है। तो यही इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गई। अब इसमें से नेट एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, म्यूनसिपल टैक्सेस को माइनस कर देंगे, और ये मैं अज्यूम कर रहे हैं कि ऑनर ने पे किया। म्यूनसिपल टैक्सेस को माइनस कर दिया, नेट एनुअल वैल्यू आ गई। अब
न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है ऑफ दिस, मतलब 65,600 का 30% एज एन स्टैंडर्ड डिडक्शन हम माइनस कर देंगे और हमारे पास आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेकेंड। अब दोनों ही इन हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम है वो हमने कैलकुलेट कर ली है, इनको हम कर देंगे ऐड और हमारे पास पूरा जो इनकम है, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, वो इस तरीके से कैलकुलेट होगी। मैंने ये वर्किंग नोट यहाँ पे लिखे हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा सा भी रहे तो वह यहाँ से सॉल्व हो जाए। Now moving to the or part of the third question, यहाँ लिखा है briefly explain the provision pertaining to the computation of gross annual value in case of lent out property with a suitable example। तो देखो gross annual value कैसे निकालते हैं lent out property की। हम सबसे पहले देखते हैं कि एक्सपेक्टेड रेंट कितना है। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यूज में से जो भी हायर होती है वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होता है। फिर एक्सपेक्टेड रेंट को हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से, ठीक है। अगर हमारा एक्चुअल रेंट ज़्यादा होता है तो एक्चुअल रेंट हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाती है, और एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा होता है तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाती है। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है वो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और क्या होता है स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, वो मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में बता दिया, आप इसे देख लेना। एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं, बहुत ही डिटेल में समझ लेना। कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि मिस्टर सुरेश एज 55 ईयर ट्रांसफर द फॉलोइंग एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर के टाइम पे ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 में उन्होंने ये सारी जो इनकम थी वो ट्रांसफ़र करी है। क्या इनकम थी कि पहले तो गोल्ड था, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इतनी है उसकी, स्टैम्प वैल्यू है नहीं इसकी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब इतनी वैल्यू थी, इतने में एक्वायर किया था, एक्विजिशन की डेट ये है और ट्रांसफ़र जब किया तो डेट ये थी। देन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर थे, फुल वैल्यू जो कंसिडरेशन की मिली मतलब जब बेची तो पैसे मिले वो इतने थे, स्टैम्प वैल्यू है नहीं, जब खरीदे थे तो इतने में खरीदे थे, डेट ऑफ एक्विजिशन ये रही और जिस दिन ट्रांसफर किया वो ये डेट थी। उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी फुल कंसिडरेशन इतना था, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब इतने में खरीदी थी और इतने में बेच दी, डेट ऑफ एक्विजिशन ये रहा और डेट ऑफ ट्रांसफर दे रखा है। तो यहाँ पे हमें दिया है कि मिस्टर सुमेश एक्वायर्ड द न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन 15 अप्रैल 2025, मतलब ये प्रॉपर्टी इस डेट को बेच के 15 अप्रैल 2025 को एक नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पर्सन ने एक्वायर की है और उस टाइम पे उसके पास कोई और घर नहीं था, ठीक है। अब हमें टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर और इंडेक्सेशन के ऑप्शन को यूज़ करके। दो ऑप्शन होते हैं कि आप इंडेक्सेशन का यूज़ कर लो या मत। चलो करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले जो गोल्ड था उसका हमें निकालना पड़ेगा, इन सब का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये लॉन्ग टर्म एसेट है कि शॉर्ट टर्म एसेट है। देखो सारी डेट टू डेट कैलकुलेट करके हमें पता चल रहा है कि ये तीनों ही एसेट जो है वो लॉन्ग टर्म एसेट है, ठीक है। अब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे गोल्ड के ऊपर। सबसे पहले फुल वैल्यू कंसिडरेशन ये रहा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये रहा, इंडेक्सेशन की हेल्प हमने ली और हमें पता चल गया कि ये जो वैल्यू है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की वो इतनी आ जाएगी, ठीक है। इंडेक्सेशन की वैल्यू से क्या होता है कि जब हमने एक्वायर किया था वो वाली डेट अलग थी, जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो डेट अलग है। तो हम क्या कहते हैं कि कुछ टाइम बाद इन्फ्लेशन भी तो हुआ होगा ना, तो जो एक्वायर वाली डेट है उसको हम इंडेक्सेशन की हेल्प से जिस डेट पे हम कंपेयर कर रहे हैं वो वैल्यूज की कैलकुलेट करते हैं, मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। ये समझो, तो हमने ये वैल्यू हमारी आ गई, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 7,50,000 का बेचा है, इतने का एक्वायर करा है इंडेक्सेशन के बाद, तो गेन कितना हुआ, गेन नहीं हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। तो अब लॉस हुआ है तो कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। देन उसके बाद हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर विद इंडेक्सेशन, यहाँ भी हम इंडेक्सेशन का यूज़ करेंगे। तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन की ये थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये दे रखी है, बट हमने इंडेक्सेशन लगाया तो वैल्यू ये आ रही है। लेकिन इसमें अब हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे और हमारे पास आ जाएगा गेन। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन हाउस प्रॉपर्टी। देखो जो हमारा एक्चुअल सेल प्राइस था वो इतना था, स्टैम्प वैल्यू ड्यूटी इतना था, तो हमें स्टैम्प वैल्यू ड्यूटी लेना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअल सेल प्राइस अगर कम होता है और स्टैम्प वैल्यू ड्यूटी ज़्यादा होता है तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी हमने उसको इंडेक्स किया और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे, हमारे पास आ गया गेन। अब देखो स्टेप थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अंडर सेक्शन 54 अगर एक घर बेच के दूसरा घर लिया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे उसके पास कोई और प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो ये एंटायर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अ हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो ये ज़रा सा भी टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा जो ये अनलिस्टेड शेयर पे गेन आया था
और हमारा गोल्ड पे आया था लॉस, तो हम इसे करेंगे सेट ऑफ, और सेट ऑफ के बाद हमारा नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा दिस। अब इस पे हम लगाएंगे टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी लगाएंगे अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम। तो हमने यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगता है दैट इज 20%, वो हमने लगा दिया। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस लगाया और हमारे पास ये वैल्यू आई। अब टोटल हमारा जो टैक्स आएगा वो ये आएगा, ठीक है। हमने ये प्लस जो हेल्थ एंड एजुकेशन है वो ये ले लिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन अंडर द एक्ट 32 ऑफ द इनकम टैक्स गिविंग सुटेबल एग्जांपल। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, वियर एंड टियर ऑब्सोलेंस की वजह से जो हमारी एसेट खराब होती है उसके ऊपर हम मतलब डेप्रिसिएशन लगा रहे होते हैं। अब एसेट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन, एक तो टेंजिबल एसेट एलिजिबल होती है, दूसरी इंटेंजिबल भी होती है। कंडीशंस क्या होती हैं वो सारी मैंने यहाँ पे दे रखी हैं। ब्लॉक ऑफ एसेट किस तरीके से रखता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, हाफ रूल, वो सब एग्जाम्पल वगैरह दिया है, गाइस पढ़ लेना। मैं आपको अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगी तो इतना हो नहीं पाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स फर्निश हिज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमें प्रोवाइड करा है, ओपनिंग टैक्स, परचेजेस, सेल्स, ऑडिट फी, सब कुछ दे रखा है, ठीक है। अब हमसे ना इसमें पूछा गया है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के अंदर 10,000 जो है वो कॉस्ट है डायरी की और कैलेंडर की, जो डिस्ट्रीब्यूट की है ओकेजन ऑफ दिवाली पे कस्टमर्स को। इसके अलावा 5,000 रुपये जो थे वो एक्स ने अपने सन की बर्थडे पार्टी पे स्पेंड करे। मतलब ये क्या है, ये पर्सनल यूज़ है, ठीक है। और ये प्रोफेशनल स्टेटमेंट में उसने माइनस कर रखा है, तो हमें ये सब भी एडजस्ट करना है अभी क्वेश्चन जब हम आंसर करेंगे। कार है, कार बिजनेस और पर्सनल दोनों पर्पस के लिए यूज होती है। 2/3 ऑफ द कार इज यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पस, मतलब 1/3 पर्सनल के लिए यूज हो रही है, ये भी हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। देन टैक्सेस इंक्लूड एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑफ 20,000 एंड म्यूनसिपल टैक्सेस ऑफ सेल्फ ऑन हाउस। देखो ये घर के खर्चे हैं, घर के खर्चे आप प्रोफेशनल में से माइनस नहीं कर सकते, तो ये भी एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा इट फर्दर इंक्लूड सम ऑफ 15,000 ऑफ कस्टम ड्यूटी विच वॉज आउटस्टैंडिंग। अब कस्टम ड्यूटी आउटस्टैंडिंग है तो जब तक पेड ना हो हम उसे माइनस नहीं कर सकते। आउट ऑफ विच 10,000 जो है वो पेड कर दी और रिमेनिंग अभी भी अनपेड है, तो जितनी अनपेड है उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। देन मिसलेनियस एक्सपेंस इंक्लूड 52,000 ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट एज पर सेक्शन 32। डेप्रिसिएशन जो है फिक्स्ड एसेट पे वो 42,000 का ही होगा, लेकिन उन्होंने 52,000 का लगा रखा है। इसके अलावा इट फर्दर इंक्लूड द सम ऑफ 50,000 पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। मतलब एक्स ने जो अपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे पे किया है ना वो भी यहीं पे एडजस्ट कर रखा है, तो इसको भी हमें अभी एडजस्ट करना पड़ेगा। देन 1,50,000 पेड टू मिसेस एक्स फॉर वर्किंग इन अ ऑफिस ऑफ लुकिंग आफ्टर द बुक ऑफ अकाउंट, लेकिन उसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। अब अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो कैसे काम कर सकती है, मतलब ये तो उसने पर्सनली वो अपनी वाइफ को दे रहा है, बस उसका नाम दिखा रखा है, ठीक है। अब हमें निकालना है कंप्यूटर्स बिजनेस इनकम अंडर द हेड प्रोफेशनल गेन एंड बिजनेस प्रॉफिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26 अंडर द ओल्ड टैक्स रिज्यूम अज्यूमिंग द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न इज दिस, ठीक है। चलो अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो प्रॉफिट है वो हमने ले लिया। अब उसके अलावा हम देखते हैं कि कौन कौन सी एक्सपेंस जो है वो डेबिट कर रखी है, मतलब माइनस कर रखी है एक्सपेंस, लेकिन वो होनी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसने अपना प्रॉफिट कम करके दिखा रखा है। तो कौन कौन सी है, सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट जो 5,000 रुपये अपने बर्थडे पे बेटे के बर्थडे पे खर्च करें वो। दूसरा कार एक्सपेंस जो पर्सनली यूज़ हो रही है 1/3 ऑफ द कार, ठीक है। देन उसके बाद एडवांस इनकम टैक्स जो पे कर दिया है, अब ये तो अलाउ नहीं है ना, अब इसके पैसे हैं ये तो, मतलब इसको टैक्स पे करना था तो इसको भी माइनस करेंगे। फिर म्यूनसिपल टैक्सेस, अपने घर का जो म्यूनसिपल टैक्स पे किया है बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है वो माइनस करेंगे। फिर ये जो कस्टम ड्यूटी थी जो अभी तक पे नहीं करी गई है, ठीक है, वो हम 5,000 एडजस्ट करेंगे। देन डेप्रीसिएशन ज़्यादा चार्ज किया गया, 42 अलाउड है, 52 चार्ज कर रखा है, तो 10,000 वो एडजस्ट होगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो अपनी खुद की पे कर रखी है तो ये तो पर्सनल एक्सपेंस है, उसे भी हमें माइनस करना है। फिर सैलरी पेड टू मिसेस एक्स, क्योंकि उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो ये पूरा का पूरा जो है वो चार्जेबल होगा। तो टोटल एडिशन जो है वो 2,56,333, ये एक्सपेंसेस इसने ज़बरदस्ती दिखा रखी हैं, ठीक है, बल्कि ये इसका प्रॉफिट है और इसने जानबूझ के अपना जो टैक्स है वो कम कर रखा है, तो हम इसे ऐड करेंगे। इसके अलावा कौन कौन सी इनकम है जो बिजनेस इनकम में नहीं है बट फालतू में ऐड कर रखी है, ठीक है। पहले डिविडेंड फ्रॉम द एबीसी लिमिटेड, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। इनकम टैक्स रिफंड भी, और इंटरेस्ट ऑन जीएच डिबेंचर, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, तो ये सारी डिडक्शन होगी। अब हमने क्या करना है, हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो लिया, जो अलाउड नहीं थी
वो सारा अमाउंट ऐड कर दिया, सब टोटल आ गया, और जो बिजनेस इनकम है ही नहीं, फालतू में इनकम दिखा रखी है, वो हमने माइनस कर दी। तो अब हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशनल पूरा इस तरीके से कैलकुलेट हो गया। ठीक है, वर्किंग नोट दे रखा है हर चीज़ को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट फॉर अ एडमिशन और इन एडमिशन अंडर द PGBP। हमें बताने कि क्या ये चीज़ एडमिशेबल है या नहीं है। देखो, प्रोविजन फॉर बेड डेप्थ एडमिशेबल नहीं होता, एक्चुअल बेड डेप्थ एडमिशेबल होता है। पेमेंट मेड टू द रिलेटिव एज एन एक्सपेंस नहीं एडमिशेबल होता। अंडर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड कर रखा है तो जो असेसी ऑफिसर होगा, ठीक है, वो आपके क्लोजिंग स्टॉक को सही वैल्यू पे लेकर आएगा। अब इस पूरी चीज़ को मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है डिटेल में, आप पढ़ लेना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर ए इज अ एडवोकेट, सबमिट अ बुक ऑफ अकाउंट प्रिपेयर्ड ऑन अ रिसिप्ट एंड पेमेंट बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर। रिसिप्ट एंड पेमेंट बेसिस पे बुक प्रिपेयर करिए, उसको दे रखा है। ठीक है, अब देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट बेसिस पे अलग तरीके से होती है, कैश बेसिस पे अलग तरीके से होती है, और तुम्हारा जो टैक्स लगता है वो कैश बेसिस पे लगता है। तो अब हमें इस पूरी बुक को एडजस्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कितना जो अमाउंट है वो एज एन टैक्स आएगा, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो एक बार बुक देख लेते हैं। देखो, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, पूरा वही दे रखा है, फी फ्रॉम क्लाइंट, गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट, लोन फ्रॉम बैंक और सारी चीज़ें। अब एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। 20% ऑफ कार एक्सपेंस इज फॉर पर्सनल यूज़। अब 20% पर्सनल यूज़ के लिए, तो इसे हमें हटाना पड़ेगा। फिर डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट एज पर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स। डेप्रीसिएशन जो है सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग इस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, इतना इतना डेप्रीसिएशन है और डेप्रीसिएशन टोटल इतना देख रखा है। तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि ये टोटल क्या इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। देन गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट, जो गिफ्ट है क्लाइंट में से, उसमें से जो 21,000 का गिफ्ट है वो फादर से रिसीव हुआ है। ठीक है, देन उसके अलावा लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, 50% ऑफ द प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस। अब देखो, जो लोन लिया वो पूरा का पूरा चार्ज कर रखा होगा, लेकिन 50% ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज हो रही है, तो मतलब ये तो पर्सनल यूज हो गया, बिजनेस इनकम में थोड़ी आएगा। देन ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूड पर्सनल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस के अंदर भी 25,000 की अभी पर्सनल एक्सपेंस है। उसके अलावा सैलरी एक्सपेंस इंक्लूड 50,000 पेड ऑन अकाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। सैलरी अकाउंट के अंदर 50,000 रुपये वो हैं जो इसने अपनी खुद की लाइफ इंश्योरेंस के लिए पे किया है। तो अब हमें इसे पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ग्रॉस रिसिप्ट आ रही है प्रोफेशन से। तो एक तो क्लाइंट से जो पैसे आए, दूसरा जो गिफ्ट आया क्लाइंट से, लेकिन जो फादर ने गिफ्ट किया वो हमें माइनस करके इसमें वैल्यू लिख देंगे। ये टोटल वो अमाउंट हो गया जो प्रोफेशनल इनकम हमारी आई है। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंस कौन सी है, तो देखो, ऑफिस एक्सपेंस ये थी, इसमें से पर्सनल एक्सपेंस माइनस करके ये हमारी एक्सपेंस आ गई। फिर सैलरी में से जो इसने खुद के LIC के लिए पे किया वो माइनस कर दिया। फिर कार एक्सपेंस, देखो, जो टोटल थी उसमें से जो 20% कार एक्सपेंस थी वो पर्सनल के लिए थी, तो इसका 80% ही हम चार्ज करेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन था हमारा वो 50% जो है वो घर के लिए जो बना था, वो अभी मैंने तुम्हें बताया कि पर्सनल यूज़ के लिए हो रहा है, तो लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी हम सिर्फ 50% चार्ज करेंगे। तो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंस ये हमने कैलकुलेट कर ली। अब जो डेप्रीसिएशन था, देखो, फर्नीचर हमारा 100% यूज़ हो रहा है बिजनेस में, तो उसका पूरा डेप्रीसिएशन यूज़ होगा। कंप्यूटर 100% हो रहा है तो पूरा यूज़ करेंगे, लेकिन कार तो 80% ही हो रही है तो उसका सिर्फ 80% डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। टोटल अलाउएबल डेप्रीसिएशन कितना है, इतना है। ठीक है, अब रेवेन्यू एक्सपेंस हमारी ये डेप्रीसिएशन कितना है, ये हो गया, तो टोटल अलाउएबल पेमेंट सिर्फ इतने का ही है। ठीक है, तो अब ये जो ग्रॉस प्रोफेशनल रिसिप्ट है, मतलब ये हमारा रेवेन्यू है, इस रेवेन्यू में से जो टोटल एक्सपेंस अलाउड है वो हमने माइनस कर दी और हमारे पास आ गया इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल गेन। ठीक है, वर्किंग नोट दे रखा है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, briefly explain the provision relating to set off and carry forward of loss under the head income from house property, board tax regime in respect of lent out and self occupied property। देखो, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो भी लॉस आता है एक हाउस प्रॉपर्टी का वो सेट ऑफ किया जाता है अनदर हाउस प्रॉपर्टी से सेम ईयर के अंदर। ठीक है, इंटर हेड सेट ऑफ क्या होता है कि जब पूरा इंट्रा हेड एडजस्टमेंट हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, सेट ऑफ करते हैं दूसरे हेड से। दूसरे हेड मतलब जैसे सैलरी का, बिजनेस, कैपिटल गेन वगैरह का, लेकिन सिर्फ 2 लाख तक का ही हम सेटलमेंट कर सकते हैं सेम असेसमेंट ईयर में। उसके बाद का जो एक्सेस होता है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद अगले 8 साल तक, अगले 8 असेसमेंट ईयर तक हम इसे सेट ऑफ कर सकते हैं, वो जो लॉस हमारा आया था। ठीक है, लेकिन अगले 8 साल में ये सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड से ही सेट ऑफ हो सकता है।
ठीक है, और डिटेल मैंने इसमें दे रखी है, आप इसे पढ़ सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. Akash, 48-year resident individual, a professional consultant in a field of decoration and interior based in Chandigarh. He furnished the following information of income and expenditure for the previous year. ये income and expenditure के बारे में पूरा डिटेल में दिया है इस पर्सन ने कि प्रोफेशनल इनकम कितनी हुई है, इतनी, शॉर्ट टर्म गेन हुआ है ये, ठीक है, लॉन्ग टर्म गेन इंडेक्सेशन के बगैर इतना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आई गेस इंडेक्सेशन के साथ होगा ये है। उसके बाद विनिंग फ्रॉम कैमल हॉर्स, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये नेट अमाउंट दे रखा है टीडीएस एडजस्ट करके, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, ये सारी चीज़ें दे रखी, ठीक है। हमसे बोला है कि नेट टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी दोनों बतानी है, एज्यूमिंग ही ऑप्ट टू फाइल अ टैक्स रिटर्न अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम। तो देखो सबसे पहले तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एज इट इज़ लिख लेंगे, उसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं। फिर जो हमारा कैपिटल गेन आया तो उसमें 50,000 ये दे रखा है, विदाउट इंडेक्सेशन का जो लॉन्ग टर्म गेन दे रखा है वो हमने लिख लिया, ठीक है, कैपिटल गेन वाले कॉलम में। तो टोटल कैपिटल गेन हमारा ये आ गया। अब एंटायर 90,000 जो है अंडर 12A इज टैक्सेबल, नो स्पेसिफिक एग्जेम्पशन कोई मेंशन नहीं है, तो ये पूरा का पूरा हमारा अमाउंट टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। तो हमने दो हेड की इनकम कैलकुलेट कर ली, एक तो प्रोफेशन वाली हमारी पूरी दे रखी थी और दूसरा हमने कैपिटल गेन देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट हेड जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अब इसके अंदर हमारा जो ये अमाउंट दे रखा है वो टीडीएस एडजस्टेड दे रखा है, बट जो हमारा टैक्स लगता है तो उसमें हम ग्रॉस वैल्यू लेते हैं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे बाय 0.9 और हमारे पास ग्रॉस वैल्यू बचेगी। वैसे विनिंग फ्रॉम द रेस एंड लॉटरी, कैमल रेस भी नेट पे दे रखा है तो इसकी भी ग्रॉस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हॉर्स रेस की वैल्यू देख ली। अब ये जो तुम्हारा यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी थी ना, लॉस फ्रॉम लॉटरी, अब आप कहोगे कि लॉस है तो सेट ऑफ कर दो, नहीं, लॉटरी का लॉस सेट ऑफ होता ही नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे सेट ऑफ नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी विनिंग, इग्नोरिंग फॉर सेट ऑफ। तो हमारे पास जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला आ गया उसमें टोटल आ गया 2,50,000, ठीक है। अब ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, प्रोफेशनल इनकम, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तीनों हेड का टोटल कर दिया, ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। अब इसमें से हमें करनी है कुछ डिडक्शन। पहली डिडक्शन है 80C की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देखो 80C के अंदर मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकती है आपको 1.5 लाख तक की, ठीक है। यहाँ पर डिडक्शन है 1,58,000 तक की, तो मतलब सिर्फ 1.5 लाख की मिलेगी, बाकी का 8,000 की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरी डिडक्शन है मेडिकल इंश्योरेंस एंड हेल्थ चेकअप। अगर सेल्फ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम होता है तो 25,000 तक की लिमिट है, लेकिन इसने 29,000 दिखा रखा है, तो इसका मतलब सिर्फ 25,000 तक का इसको जो है डिडक्शन मिल जाएगा। उसके अलावा पेरेंट्स का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की जो लिमिट है वो भी 25,000 तक की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल तो ज़्यादा बैठेगा, ठीक है, इट विल बी 54,000, ठीक है, लेकिन डिडक्शन से 50,000 की मिलेगी। अब टोटल डिडक्शन हमारी कितनी होगी, 150 ऊपर वाले की, 50 ये हो गई, 2 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। तो हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से हम 2 लाख की डिडक्शन माइनस कर देंगे, ये हमारा आ गया हमारा जो टोटल इनकम है। अब हमें क्या करना है, इस पर टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है, मतलब टैक्स रेट लगा के बताना भी है कि कितना हो जाएगा। तो देखो जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर 15% का लगेगा, लॉन्ग टर्म पे 20% का लगेगा, लॉन्ग टर्म ए पे 10% का लगेगा, लॉटरी विनिंग पे लगेगा 30% का। तो ये तो स्पेशल टैक्स रेट है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि टोटल इनकम में से स्पेशल टैक्स रेट अमाउंट को माइनस कर देना है, जो बचेगा उस पर नॉर्मल ओल्ड रिजीम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, इसको आप देख सकते हैं किस तरीके से कैसे कैसे टैक्स लगा है। उसके बाद अब जो स्पेशल टैक्स रेट है उसके बेसिस पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे अलग अलग का, जैसे शॉर्ट टर्म पे 15% का, 20% का, ये सब लगा के। टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए जो नॉर्मल टैक्स रेट आया था और जो स्पेशल टैक्स रेट पे टैक्स लायबिलिटी आई थी उन दोनों को ऐड कर दिया, उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दिया और टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी ये आ गई, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नाउ मूविंग टू द और पार्ट, यहाँ लिखा है एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। देखो माइनर चाइल्ड वो बच्चा होता है जो अभी इतना नहीं हुआ है कि उसकी इनकम जो है कैलकुलेट हो सके, ठीक है। अब माइनर चाइल्ड की जो इनकम होती है ना वो पेरेंट्स के साथ क्लब कर दी जाती है, ऐड कर दी जाती है, और टोटल वैसे टैक्स होती है, इंडिविजुअल उसमें टैक्स नहीं होती। अब कौन कौन सी इनकम जो है जो क्लब नहीं हो सकती, पहली, अगर माइनर चाइल्ड डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है तो उसकी इनकम क्लब नहीं हो सकती। दूसरा, अगर माइनर चाइल्ड ने अपना कुछ काम करके जैसे एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम करके वर्क किया है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। देन अगर कोई और माइनर चाइल्ड ने अपनी स्किल टैलेंट लगा के काम किया है तो वो भी ऐड नहीं होती है। देन
चॉइस ऑफ द पेरेंट्स। देखो अगर दो पेरेंट्स हैं, दोनों साथ रह रहे हैं, डिवोर्स वगैरह का कोई सीन नहीं है, अलग रहने का कोई सीन नहीं है, तो दोनों पेरेंट्स में से जिसकी इनकम हाई होगी उसके साथ क्लब हो जाएगी। लेकिन अगर डिवोर्स हो रखा है या सेपरेट हो रखे हैं तो माइनर बच्चा जो है, जिस पेरेंट्स के साथ रह रहा होगा, जिस भी पेरेंट के, ठीक है, उसके साथ उसकी इनकम क्लब हो जाएगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर राहुल 62 years severe disabled person certified by the AIM study submit the following information। अब ये इन्फॉर्मेशन उस पर्सन ने सबमिट करी है कि वो प्रॉफिट जो उसे हो रहा है एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस से लॉस हुआ, तो सबसे पहले तो इस वाले में से इस लॉस को एडजस्ट कर देंगे हम। देन इनकम फ्रॉम सैलरी दिखा रखी है, इंटरेस्ट दिखा रखा है सिक्योरिटी पे जो TDS एडजस्टेड है। देन परचेज ऑफ एंटीक पेंटिंग फ्रॉम हिज फ्रेंड एट अ कॉस्ट ऑफ 20,000। जो मार्केट वैल्यू है इस पेंटिंग की वो जो है वो 1,25,000 है और इसमें से 20,000 की परचेस करी है। देन प्रोफेशनल इनकम ऑफ माइनर डॉटर अपनी स्किल से करा है, तो अभी ये ऐड नहीं होगा, इसके साथ क्लब नहीं होगा, क्योंकि उस माइनर ने अपनी स्किल से वो वैल्यू कमाई है और उसको ऐड नहीं करते हैं, वो एग्जेम्पशन में आती है। आप जब इसका ऊपर वाला पार्ट पढ़ोगे ना डिटेल में आपको समझ आएगा। देन डोनेशन ऑफ स्कूल बैग टू द चिल्ड्रन काइंड में किया है। देन डोनेशन टू क्लीन गंगा फंड। देन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हिमसेल्फ उसने खरीदा और पेरेंट्स के लिए इतने का खरीदा है। परचेस ऑफ NCC इशूज़, ठीक है, NSC इशूज़, ठीक है। हमें डिटरमाइन करना है नेट इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम अज्यूमिंग कि ही इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। नाउ चलो कैलकुलेशन शुरू करें। देखो इनकम फ्रॉम डिफरेंट हेड हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी डायरेक्टली दे रखी है वो ले लेंगे। फिर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन गेन, हमारा बिजनेस ए ये है, उसका जो लॉस है उसे माइनस कर देंगे, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस 50,000 का आएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैलकुलेट करने के लिए जो इंटरेस्ट है उसका ग्रॉस निकालेंगे। ये नेट पे दे रखी है ना, इसका ग्रॉस कैलकुलेट करेंगे। देन यहाँ पे दे रखे कि एंटीक पेंटिंग है। अब ये जो एंटीक पेंटिंग है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू इतनी है, लेकिन सिर्फ 20,000 रुपये दिए है, तो इसका मतलब क्या है, इतने का फायदा हो गया, इसको भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का टोटल ये आ गया 2,05,000। अब ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए हमने सारी इनकम ऐड कर देंगे और हमारा आ जाएगा 25,05,000। अब इतना होने के बाद हमें लेनी है डिडक्शन। सबसे पहली डिडक्शन है 80C की। 80C की डिडक्शन कितनी मैक्सिमम ले सकते हैं, 1,50,000 की, ठीक है। 120 की दे रखी है तो इसे आराम से ले लेंगे। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस, यहाँ पे ये सीनियर सिटीजन है, 62 एज दे रखी है, तो मैंने माना है कि इसकी मेडिकल मतलब ये सीनियर सिटीजन है और मैक्सिमम डिडक्शन जो होती है सीनियर सिटीजन की वो 50,000 की होती है। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान देने वाला। मैंने यहाँ पेरेंट्स माने कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो नॉन सीनियर है, ठीक है। मैं जो भी अजम्पशन लूँगी उस हिसाब से मेरे को क्वेश्चन में नंबर मिलेंगे। अगर मैंने अज्यूम किया है कि नॉन सीनियर है और नॉन सीनियर की कितनी मैक्सिमम होती है वो 25,000 होती है, तो मेरा ये करेक्ट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करूँ कि सीनियर है और मैं सीनियर लिख कर आऊँ तो मुझे वो डिडक्शन लिखनी पड़ेगी जो सीनियर सिटीजन के केस में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 80D की डिडक्शन हो गई 75,000। उसके बाद 80G की डिडक्शन जो है वो क्लीन गंगा फंड में जो उसने कंट्रीब्यूशन करा है उसकी 100% डिडक्शन मिलेगी अंडर द सेक्शन 80G, तो पूरी की पूरी ये डिडक्शन मिल जाएगी। उसके अलावा 80U के अंदर सीवियर डिसेबिलिटी की डिडक्शन मिलती है जो 1,25,000 की होती है फिक्स्ड, तो टोटल डिडक्शन हमारी हो गई 4,70,000 की। हमारा जो ग्रॉस टोटल इनकम था उसमें से डिडक्शन माइनस कर दी, टोटल इनकम आ गई। देन हमारा जो ओल्ड रिजीम है और वो भी सीनियर सिटीजन वाला, उसको यूज़ करके हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया। हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई बिफोर सेस दिस 4,20,500, फिर 4% का हमने सेस लगा दिया, इट विल बी 16,820। टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई दिस, और इसी के साथ आपका पूरा पेपर का हो गया सॉल्यूशन। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को हाइप भी करो। और गाइस अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप इसे बाय कर सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट पे। गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप इसे परचेस कर सकते हो। और मैंने इसमें सारे सॉल्यूशन बहुत ही डिटेल में लिख रखे हैं और आई होप मैंने जो आपको समझाया है वो आपको समझ आया हो। कुछ भी डाउट है तो मैं फिर से बता रही हूँ, आप टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन करके वहाँ पूछ सकते हो।